ओके स्टूडेंट, आपने सीओपीडी का नाम सुना होगा। सीओपीडी का मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। क्रॉनिक का मतलब होता है लंबे समय तक, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है अवरोध वाली, पी मतलब पल्मोनरी मतलब लंग्स से संबंधित होता है, और डिसऑर्डर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिसीज कंडीशन। तो एक प्रकार की लंग्स जो है या रेस्पिरेटरी ट्रैक उसकी डिसीज कंडीशन होती है जिसके अंदर एयरवे जो है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन मतलब अवरोध हो जाता है और उसके कारण से ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी होती है। इसमें मुख्य रूप से 4 डिसीज कंडीशन जो है वो इंक्लूड होती है। एक तो होती है अस्थमा होती है, एक ब्रोंकाइटिस होती है, एक एम्फाइसीमा होता है और एक होती है ब्रोंकिएक्टेसिस होती है। सबसे पहले हम एक शॉर्ट में रिव्यू करेंगे अस्थमा के बारे में, जिसको ब्रोंकियल अस्थमा के नाम से या हिंदी में दमा भी कहा जाता है। तो ब्रोंकियल अस्थमा या अस्थमा जो है वो क्या कंडीशन है? तो अस्थमा जो है वो क्या है, एक तरह की क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज कंडीशन होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक की, जिसके अंदर एयरवे जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। और एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन जो हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है? पीरियड ऑफ रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म, मतलब ब्रोंकस जो है उसके अंदर स्पाज्म हो जाता है। स्पाज्म का मतलब होता है प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, मतलब कोई भी मसल्स जो है उसके अंदर लंबे समय तक यदि कॉन्ट्रैक्शन रहता है तो उसको स्पाज्म कहते हैं। ब्रोंकस जो होता है वो क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे ट्रेकिया होती है, वो कैरिना के वहाँ पर 2 ब्रांचों में लेफ्ट और राइट में डिवाइड होती है ब्रोंकाई के अंदर। उसके बाद वो फिर लंग्स के अंदर एंट्री करती है और फिर ब्रांचों के अंदर डिवाइड हो जाती है, तो वो ब्रोंकियल ट्री जो है वो बनती है। और ये ब्रोंकियल ट्यूब जो होती है वो क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ट्यूब होता है जिसके अंदर बीच में क्या होता है, खाली जगह मतलब ल्यूमन होता है। किसी कारण से क्या होता है कि ये ब्रोंकस जो है उसके अंदर क्या होता है, स्पाज्म हो जाता है और स्पाज्म होने के कारण से ये ल्यूमन जो होता है वो क्या होता है, नैरो होता है, मतलब सिकुड़ जाता है। और ल्यूमन नैरो होने के कारण से ये जो ट्यूब जो होती है उसके अंदर क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब अवरोध हो जाता है। और उस अवरोध के कारण से एयर जो है उसकी जो एंट्री और एग्जिस्ट जो होती है, मतलब एयर का पासेज जो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, मतलब एयरवे के अंदर क्या हो जाता है, वहाँ पर एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन या अवरोध पैदा हो जाता है और उसी कंडीशन को अस्थमा कहा जाता है। मतलब कुछ समय के लिए क्या होता है, ब्रोंकस जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा, स्पाज्म हो जाएगा। और ये कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार स्पाज्म हो गया तो वो परमानेंट रहे, पर्टिकुलर टाइम होता है, एक पीरियड के लिए होता है और उसके बाद फिर क्या होता है वो वापस रिलैक्स हो जाएगा। तो कुछ समय के लिए वो स्पाज्म होगा और रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन जब स्पाज्म होता है उस दौरान वहाँ पर एयर की जो एंट्री और एग्जिस्ट जो होगी, मतलब एयर का पासेज जो होगा, हवा का आदान प्रदान, वो क्या होता नहीं होगा, मतलब वहाँ अवरोध हो जाएगा। और उसी कंडीशन को अस्थमा कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर होता है, ब्रोंकियल ट्री के अंदर होता है, इसलिए इसको ब्रोंकियल अस्थमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो होगी इसकी सिंपल डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि ये होता किन कारणों से है। तो मेनली अगर कॉज अगर देखें अस्थमा के, तो मुख्य रूप से 2 कॉज जो है वो यहाँ पर देखे जाते हैं। या तो ये एनवायरमेंटल होता है, सेकंड चीज़ होती है वो जेनेटिक जो है वो फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हालांकि इसका जो एग्जैक्ट कारण जो है वो कौन सा है वो इतना क्लियर नहीं है। 2 कारण जो है वो पॉसिबल बताए गए, 2 फैक्टर के, एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर जो है वो। एनवायरमेंटल फैक्टर की अगर बात करते हैं तो उसमें मेन जो कारण होता है वो होता है एक तो एलर्जन जो है उसके इनहेलेशन के कारण से, जैसे डस्ट है, स्मोक है, फ्यूम है, या एनिमल जो है जैसे एनिमल के फर होते हैं या विंग होते हैं या एनिमल के हेयर जो है उसका इनहेलेशन हो जाए उसके कारण से, या फूड एलर्जी के कारण से कोई व्यक्ति जो है उसको किसी फूड से एलर्जी हो रही है, जैसे शेल फिश है, एग है, नट है, उससे एलर्जी हो रही उसके कारण से। एक स्मोकिंग जो है वो भी कभी कभी करता है कि स्मोकिंग जो उससे एलर्जी हो रही है या स्मोक जो है वो इरिटेट करे, या एनवायरनमेंट के अंदर ड्राई और कोल्ड एयर जो है, जैसे कोल्ड एनवायरनमेंट जो उससे किसी को एलर्जी हो रही है, या कोल्ड एयर जो है ड्राई एयर वो इनहेल कर ले उसके कारण से हो सकता है। कोई पोल्यूटेंट है जैसे सिगरेट स्मोकिंग है, सल्फर डाइऑक्साइड है, एयर पोल्यूटेंट है, उसका इनहेलेशन कर लेता है, फॉर्मल्डिहाइड है उसका इनहेलेशन कर ले उसके कारण से। कुछ मेडिकेशन जो होती है जैसे बीटा ब्लॉकर है, एनएसआईडी ड्रग है, जैसे एस्पिरिन जो होती है वो भी अस्थमा प्रोड्यूस कर सकती है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी जो है, जैसे फिजिकल एक्टिविटी हैवी लिफ्टिंग करने के कारण से, या एक्सेसिव एक्सरसाइज करने के कारण, या स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस जो है जैसे कि इमोशनल अपसेट है तो उसके कारण से भी अस्थमा जो है वो हो सकता है। मगर ये चीज़ जो है वो क्या करेंगे, उसको ट्रिगर करने का काम करती है अस्थमा को। दूसरा जो होता है इसके अंदर फैक्टर वो जेनेटिक फैक्टर होता है, जिसमें फैमिली हिस्ट्री, यदि परिवार में किसी को अस्थमा है तो वो व्यक्ति जो होता है वो अस्थमा के लिए प्रोन रहेगा। तो ये कुछ कॉज जो है वो हो जाएंगे जिसके कारण से अस्थमा जो है वो हो सकता है, या एक तरह से ये फैक्टर हो जाएंगे जो अस्थमा को ट्रिगर करने का काम करते हैं। बात करते हैं अस्थमा जो है वो होता कैसे है, तो कॉज के आधार पर अगर देखिए कि अस्थमा जो है, तो कॉज के आधार पर अस्थमा जो है 2 प्रकार का होता है। एक तो एक्सट्रिंसिक अस्थमा होता है जो कि किसी एलर्जन जो है उसके कांटेक्ट में आने के कारण से ही होता है, और 90% अस्थमा जो है वो एक्सट्रिंसिक होता है।
सेकंड जो होता है वो होता है इंट्रिंसिक अस्थमा। इंट्रिंसिक अस्थमा जो है उसका एग्जैक्ट कॉज जो है वो इतना क्लियर नहीं है कि वो किन कारणों से हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन होती है जो इंट्रिंसिक अस्थमा को प्रोड्यूस कर सकती है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो जाए उसके कारण से, कॉमन कोल्ड के कारण से, साइनोसाइटिस के कारण से, या ब्रोंकाइटिस के कारण से, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन है उसके कारण से अस्थमा जो वो हो सकता है। उसके आधार पर अगर देखते हैं तो मैक्सिमम जो है वो क्या होता है कि किसी एलर्जन जो है उसके कांटेक्ट में आने के कारण से होता है। और एलर्जन के कांटेक्ट में आने पर क्या होगा कि कोई बॉडी जब किसी चीज़ को एलर्जन मानती है तो उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, वो एंटीबॉडी जो है वो बनाती है। एंटीबॉडी जो होती है जैसे कि आईजीई एंटीबॉडी जो है इसके अंदर बनती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होती है एलर्जन के अगेंस्ट। अब ये जो आईजीई एंटीबॉडी जो है वो क्या होगी, एंटीजन जो है उसके साथ बाइंड हो जाएगी, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होगा वो फिर क्या होगा कि ब्रोंकस जो है उसकी जो म्यूकोसा होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, उसकी जो मास्ट सेल होती है उसके साथ क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। मतलब वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रोंकस की मास्ट सेल जो होती है उसके अंदर फिक्स हो जाएगा। मास्ट सेल जो होती है वो मेनली ब्रोंकस की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। वहाँ पर फिक्स होने पर क्या होगा कि ये मास्ट सेल जो होगा वो क्या होगा, डैमेज होगा। ठीक है, मास्ट सेल डैमेज होने के कारण से वहाँ पर क्या होगा, केमिकल जो होते हैं वो निकलेंगे, बहुत सारे केमिकल रिलीज होंगे, जैसे ल्यूकोट्राइन है, ब्रेडिकाइनिन होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन होती है, सीरोटोनिन होता है, हिस्टामिन होता है, एक्सेट्रा। और ये सभी क्या होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इन्फ्लामेशन के लिए। तो मास्ट सेल डैमेज होने पर वहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है वो शुरू हो जाएगा, मतलब एक तरह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन की कंडीशन होगी। और इन्फ्लामेशन की कंडीशन के कारण से वहाँ पर क्या होगा कि ब्रोंकस की जो स्मूथ मसल्स होती है उसके अंदर क्या होगा, इरिटेशन हो जाएगा, और उस इरिटेशन के कारण से उसके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाएगा। और उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन के कारण से वहाँ पर क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, मतलब ब्रोंकस जो है वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी चीज़ क्या होगी वहाँ पर, और चीज़ इन्फ्लामेशन के कारण से ही वहाँ पर जो गोबलेट सेल जो होती है वो क्या हो जाएगी, प्रोलिफरेट हो जाएगी। और गोबलेट सेल जो होती है वो प्रोलिफरेट होने के कारण से वहाँ पर क्या होगा, म्यूकस जो है उसका क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब म्यूकस का एक्सेस प्रोडक्शन होगा। तो क्या चीज़ हो रही है यहाँ पर, एक तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, और सेकंड चीज़ क्या हुई, म्यूकस का एक्सेस प्रोडक्शन हुआ, और उसके कारण से ये जो ल्यूमन जो होता है वो ल्यूमन क्या हो जाएगा, वहाँ पर नेरो हो जाएगा। नेरो का मतलब होता है सिकुड़ जाना। ठीक है, तो ल्यूमन जो है जैसे ही नेरो हो जाएगा वहाँ पर क्या होगा, एयर का जो पासेज जो होता है, मतलब एयर की एंट्री और एग्जिट वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्यूब जो हो रही है वो क्या हो रही है, सिकुड़ रही है। और ट्यूब सिकुड़ने के कारण से हवा का आदान प्रदान जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, मतलब एक तरह से क्या होगा, वहाँ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। और जैसे ही एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, एयर बाहर नहीं निकल पाएगी, एयर अंदर नहीं हो पाएगी, तो उसके कारण से क्या होगा, वहाँ पर ब्रीथिंग जो है उसके अंदर परेशानी आएगी, मतलब पेशेंट को क्या होगा, डिस्निया होगा। तो ये तो मेनली इसके अंदर होता है अस्थमा के अंदर। अब आगे इसके साइन एंड सिम्टम क्या नज़र आएंगे कि अस्थमा के अंदर क्या साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो नज़र आते हैं। तो मेन चीज़ क्या होगी, यहाँ पर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से उसको क्या होगा, ब्रीथिंग के अंदर डिफ़िकल्टी होगी, मतलब ब्रीथलेसनेस हो जाएगा, वो ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, उसी कंडीशन को डिस्निया कहते हैं। तो उसको क्या होगा, डिस्निया होगा। सेकंड चीज़ क्या हो गई कि डिस्निया होगा, तो डिस्निया के कारण से वहाँ पर वेंटिलेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, मतलब एयर का एक्सचेंज जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और एयर का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होने के कारण से उसको क्या होगा कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि जब एयर ही एल्विलाई के अंदर कम जाएगी तो वहाँ पर गैसों का एक्सचेंज जो है वो भी कम हो जाएगा, और गैसों का एक्सचेंज कम होगा तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और उसी को कहा जाता है हाइपोक्सीमिया। तो हाइपोक्सीमिया की कंडीशन होगी। जैसे हाइपोक्सीमिया की कंडीशन होगी, ब्लड के अंदर यदि ऑक्सीजन कम होता है तो टिश्यू के अंदर भी क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो कम मिलेगा। हालांकि ये प्रॉब्लम कंडीशन होती है तब उत्पन्न होगा, और टिश्यू के अंदर कम ऑक्सीजन मिलने के कारण से वहाँ पर क्या होगा, हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाएगी, और हाइपोक्सिया के कारण से वहाँ पर क्या हो सकता है, साइनोसिस जो है वो भी उत्पन्न हो सकता है। साइनोसिस का मतलब होता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसका ब्लू कलर का हो जाना, और ये ब्लू कलर का मेनली होता है वो ऑक्सीजन जो है उसकी कमी के कारण से होता है। क्या होगा, हाइपोक्सीमिया होगा। हाइपोक्सीमिया होने पर क्या होगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन को जाएगी, और ब्रेन सीधा कहेगा लंग्स को कि आप ज़्यादा रेस्पिरेशन करो, और उसके कारण से क्या होगा कि रेस्पिरेशन रेट जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है ब्लड को मिल सके। रेस्पिरेशन रेट का इंक्रीज होना उसको ही कहा जाता है टेकिपनिया कहा जाता है, तो उसको क्या हो जाएगा, टेकिपनिया होगा। यदि टेकिपनिया होता है, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होती है, इसका मतलब सीधा क्या है कि ब्लड जो होगा वो उतना ही ब्लड क्या होगा, हार्ट के अंदर भी ज़्यादा जाएगा, तो हार्ट भी अपना कार्य क्या होगा, ज़्यादा करेगा, मतलब कार्डिक एक्टिविटी जो है
हार्ट का पंपिंग रेट वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हार्ट रेट भी इंक्रीज होगी, हार्ट रेट का इंक्रीज होना उसको कहा जाता है टेकिकार्डिया कहा जाता है। तो दो सिम्टम जो है वो तो ये नजर आएंगे कि टेकिपनिया होगा, साथ ही साथ उसको टेकिकार्डिया होगा। ठीक है, अगली चीज़ क्या होगी, टेकिपनिया होगा। टेकिपनिया के कारण से रेस्पिरेशन जो है रेट वो एक तरह से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर एयरवे के अंदर नैरोइंग हो गई है, मतलब एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। और एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसके कारण से क्या होगा, एयर का पासेज प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और उसके कारण से व्यक्ति क्या होगा, मुंह जो है उसको खुला रख के एकदम से स्वेलो करने की कोशिश करेगा, एयर को स्वेलो मतलब खींचने की अपने अंदर कोशिश करेगा। और उसको ही कहा जाता है पेंटिंग या हापना कहा जाता है। मतलब एयर हंगर हो जाएगा, मतलब एयर के लिए वो भूखा हो, इस तरह से वो रेस्पिरेशन करने की कोशिश करेगा, मुंह को खुला रखे सांस लेने की कोशिश करता है। और उसके कारण से क्या होगा कि एयर का पासेज जब नोज से बाहर ज़्यादा तेज़ी से होगा तो नोस्ट्रिल जो होते हैं उसके क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे और वहाँ से एक तरह से आवाज़ आएगी। ठीक है, उसको कहा जाता है नेजल फ्लेयरिंग जो है वो। अगली चीज़ क्या होगी, एयर जो है उसको एयर हंगर होगा। एयर हंगर के कारण से क्या होगा कि व्यक्ति जो है वो आगे की तरफ झुक जाएगा ताकि रेस्पिरेशन के अंदर डिफिकल्टी उसको कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो उसको स्वेलो कर सके उसके कारण से। और आगे की तरफ झुकना उसको ही कहा जाता है स्टूपिंग फॉरवर्ड कहा जाता है। तो आगे की तरफ झुक जाएगा वो, तो ये कंडीशन होगी। आगे क्या होगा उस पेशेंट को कि वेंटिलेशन डिक्रीज होने के कारण से प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन हो जाएगा। एक्चुअली हो क्या रहा है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से एयर जो है उसको एक्सपेल नहीं कर पाएगा, बाहर नहीं निकाल पाएगा। और बाहर नहीं निकालने के कारण से उसका एक्सपायरेशन जो होता है वो क्या होगा, प्रोलॉन्ग मतलब लंबा हो जाएगा, क्योंकि एयरवे जो है वो सिकुड़ गया उसके कारण से। जब प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन होगा तो एयर जो होगी वो क्या होगी, चेस्ट के अंदर भरी हुई रहेगी और उसके कारण से उसको क्या होगा, चेस्ट टाइटनेस जो है वो फील होगा उसको। अगली चीज़ क्या होगा, एयरवे के अंदर ल्यूमन जो है वो नेरो हो गया है, मतलब एयरवे जो है वो नेरो हो गया है। और उसके कारण से जब एयर वहाँ से पास होगी तो वहाँ पर क्या होगी, एक विसल की तरह साउंड सुनाई देगा जिसको विजिंग कहा जाता है। तो विजिंग साउंड जो है वो अस्थमा के अंदर सुनाई देगा और वो मेनली ल्यूमन जो है उसके नेरो होने के कारण से सुनाई देता है। अगला म्यूकस जो है उसका प्रोडक्शन एक्सेस हो रहा है और उसके कारण से वहाँ पर इरिटेशन होगा और उस इरिटेशन के कारण से उसको क्या होगा, कफ होगा, मतलब खांसी आएगी। तो ये कॉमन साइन एंड सिम्टम जो है उस पेशेंट के अंदर दिखाई देते हैं अस्थमा के अंदर। ये भी साइन जो है वो क्या होता है कि ऑनसेट जो होता है वो सडन होता है, कुछ ही मिनटों के अंदर होता है और कुछ घंटों तक बना हुआ रहता है। उसके बाद सबसाइड हो जाता है, मतलब जैसे ही कॉन्टैक्ट में आता है और होता है तो वो तो कहलाएगा एक्यूट अस्थमा या एपिसोडिक अस्थमा कहा जाता है। सेकंड जो कंडीशन होती है वो होती है क्रोनिक अस्थमा की, जिसके अंदर यही सिम्टम जो है वो लंबे समय तक बने हुए रहते हैं। तो ये तो अस्थमा के सिम्टम के आधार पर दो टाइप हो जाएंगे, एक तो एक्यूट एपिसोडिक अस्थमा और दूसरा जो होता है वो क्रोनिक अस्थमा जो है वो हो जाएगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कौन कौन से किए जाते हैं, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो करते हैं जिसमें विजिंग साउंड जो है वो सुनाई देता है, मतलब अस्कल्टेट करते हैं और लंग साउंड सुनते हैं तो विजिंग साउंड जो है वो इसमें सुनाई देता है। सेकंड चीज़ इसके अंदर जो है वो ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो होता है आईजी वो बढ़ा हुआ मिलता है। ईओसिनोफिल जो होते हैं वो भी इसमें इंक्रीज होते हैं और एचजीओटी एचजीपीटी जो है वो भी क्या होते हैं, बढ़े हुए मिल सकते हैं। सेकंड चीज़ जो है वो है चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे के अंदर और इन्फ्लेम्ड लंग्स जो है वो मिलते हैं, क्योंकि एयर जो है उसके अंदर क्या होती है, लंग्स के अंदर भरी हुई रहती है, पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाती है उसके कारण से। थर्ड वन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, पीएफटी जो है वो करवाता है स्पायरोमीटर से। तो उसके अंदर प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन के कारण से एक्सपायरेटरी फ्लो रेट जो है वो कम मिलती है और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो होता है वो भी कम मिलता है। इसके अलावा टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ी हुई रहती है उसके अंदर। इसके अलावा रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज हो सकता है। एक एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, तो आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस के अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट जो होती है वो कम मिल सकती है, मतलब हाइपोक्सीमिया की कंडीशन उसमें दिख सकती है। अगली चीज़ उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसकी सेचुरेशन रेट जो है वो क्या होगी, इंक्रीज जो है वो मिल सकती है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन जो है वो एबीजी एनालिसिस के अंदर हो सकती है। एक एलर्जी जो है उसका टेस्ट पता लगाने के लिए स्किन टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। तो ये तो हो गया इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो। अब बात करते हैं इसका मैनेजमेंट जो है उसका। तो मैनेजमेंट में पहले मेडिकल मैनेजमेंट या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करता है मेनली इसके अंदर कि एक तो क्या होता है, इसके अंदर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है और उसके कारण से ल्यूमन नेरो हो रहा है, तो उसके कारण से ब्रोंकस जो है उसको डायलेट करने वाली ड्रग जो है वो काम में ली जाती है। एक इन्फ्लामेशन जो हो रहा है उसको कम करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी जो है वो दिए जाते हैं। इसमें मेनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो ड्रग इसके अंदर चलाई जाती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर भी एक तो इन्हेलेशन के द्वारा बिक्लामिथाजोन जो है वो दी जाती है, जबकि सिस्टेमेटिकली मिथाइलप्रेडनिसोलोन है, प्रेडनिसोलोन है और डेक्सामेथाजोन जो है वो ड्रग इसके अंदर दी जाती है।
सेकंड इसके अंदर दी जाती है वो है मिथाइल ज़ेनथाइन ब्रोंकोडाइलेटर दिए जाते हैं। मिथाइल ज़ेनथाइन ब्रोंकोडाइलेटर जो है वो ब्रोंकस जो है उसको डायलेट करने के लिए, ताकि एयर जो है उसका पासेज प्रॉपर हो पाए, उसके लिए दी जाती है। इसमें इम्यूनोफाइलिन थियोफाइलिन जो है वो मोस्ट कॉमनली जो है वो यूज़ की जाती है इसके अंदर। अगली चीज़ इसके अंदर जो दी जाती है वो दी जाती है मास्टर सेल स्टेबिलाईज़र दिए जाते हैं। ये मास्टर सेल स्टेबिलाईज़र जो है वो क्या करता है, मास्टर सेल जो है उससे रिलीज़ होने वाली जो केमिकल जो होते हैं उसको रोकते हैं, ताकि वहाँ पर इन्फ्लामेशन जो है वो नहीं हो। इसमें जो यूज़ की जाती है वो है क्रोमोलाइन सोडियम जो है वो काम में ली जाती है। अगली चीज़ इसमें जो काम में ली जाती है ब्रोंकस जो है उसको डायलेट करने के लिए सिम्फेथोमिमेटिक ड्रग जो होती है वो दी जाती है। इसमें एड्रेनलिन है, एफेड्रिन जो है वो कॉमनली इसके अंदर काम में ली जाती है। अगला चीज़ इसमें सबसे मोस्ट कॉमन काम में ली जाती है वो बीटा एगोनिस्ट होती है। बीटा एगोनिस्ट जो है वो मेनली ब्रोंकस जो है उसको डायलिटेशन के लिए काम में लेते हैं। ये क्या करती है, ब्रोंकस की स्मूथ मसल जो होती है उसको रिलैक्स करती है, और उसको रिलैक्स करके ब्रोंकस जो है उसको डायलेट करने का काम करती है। इसमें जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है वो है एक को एल्बुटेरियल जो है वो काम में ली जाती है, जो कि इनहेलेशन के रूप में लेते हैं। एक साल्बुटामोल जो है, एक टर्बुटालाइन जो है वो भी दी जाती है। ज़्यादातर ये इनहेलर के द्वारा जो है, या इनहेलर पंप जो होते हैं, पब्स जो होते हैं उसके द्वारा ये दी जाती है। अगली चीज़ इसमें जो दी जाती है वो है इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर दिए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर जो है ग्लूकोट्राइन जो होते हैं उसको इनहिबिट करने का काम करते हैं, जो कि ब्रोंकस की म्यूकस मेम्ब्रेन जो इसमें जो एडिमा हो रहा है उस एडिमा को कम करने का काम करती है, जिसमें मोंटीलुकास्ट ड्रग जो होती है वो काम में ली जाती है। एक आईजी जो है इम्यूनोमोडुलर जो है वो दी जाती है। इम्यूनोमोडुलर के अंदर जो दी जाती है वो ओमालिजुमाब के जो ड्रग जो है वो दी जाती है। ये क्या करती है, आईजी जो है उसके प्रोडक्शन को क्या करती है, कम करने का काम करती है। हो गया इसका मेनली मेडिकल मैनेजमेंट जो है उसमें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर इसमें जो आता है वो एक तो ऑक्सीजन जो है एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर हाइपोक्सीमिया की कंडीशन कितनी आ रही है, ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट कितनी आ रही है, उसके आधार पर तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किया जाता है इसमें। सेकंड चीज़ जो इसमें दी जाती है वो दी जाती है स्टीम इनहेलेशन जो है वो दिया जाता है, ताकि कफ जो है वो लूज़ हो और उसको रिमूव किया जा सके, और ब्रोंकस जो है उसको डायलेट कर सके। अगला नेबुलाइजेशन जो है वो दिया जाता है। इसमें नेबुलाइजेशन के अंदर साल्बुटामोल इनहेलर जो है वो दिए जाते हैं। इसके अलावा एल्बुटेरिलॉल जो है या टर्बुटालाइन जो है वो मेनली उसको नेबुलाइजेशन के द्वारा दिए जाते हैं। इसके अलावा पॉस्चुलर ड्रेनेज जो है वो दी जाती है। हाई फाउलर पोजीशन जो है वो दी जाती है, ताकि उसके लंग्स का एक्सपेंड बराबर हो सके और रेस्पिरेशन के अंदर उसको डिफिकल्टी नहीं हो। ये था ब्रोंकियल अस्थमा शॉर्ट के अंदर इसको रिव्यू किया था। ओके, थैंक यू।